हेलो डियर स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। आज आप लोगों को प्रीवियस ईयर टेक्नीशियन का साइंस के कुछ प्रश्नों का सलूशन देखेंगे। एक छोटी सी लाइन मोटिवेशन के लिए। जीवन में हमेशा कोशिश छोटे कदमों से ही शुरू करें, क्योंकि छोटी चाल हमेशा सफलता दिलाती है। यानी कि आप धीरे धीरे मेहनत एक दिन आपको जरूर सफल बनाएगा। चलिए उसके बाद नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। पहला प्रश्न, चलिए ध्यान दीजिएगा। फर्स्ट प्रश्न कहता है, निम्नलिखित में से कौन सा दोहरा विस्थापन अभिक्रिया का एक उदाहरण है? क्या करा है? दोहरे विस्थापन अभिक्रिया का कौन सा उदाहरण है? इसका आंसर हो जाएगा ए। पहला का उत्तर क्या हो जाएगा? ए। ये दोहरी विस्थापन अभिक्रिया का उदाहरण हो गया। दूसरा ऑप्शन देखेंगे भी, इसमें देखिए क्या हो रहा है कि एक यौगिक कैल्शियम कार्बोनेट दो अलग अलग यौगिक में टूट रही है। तो इस प्रकार को जो क्रिया हो रही है, तो इस प्रकार की अभिक्रिया को हम लोग क्या बोलेंगे? अपघटन अभिक्रिया। अपघटन अभिक्रिया क्या बोलेंगे? अपघटन अभिक्रिया। और ये किस प्रकार का अपघटन? ये ताप की उपस्थिति में होती है। ये किसकी उपस्थिति में होती है? ताप की उपस्थिति में। इसको ये भी बोल सकते हैं ताप अपघटन अभिक्रिया। क्या बोलेंगे? ताप अपघटन अभिक्रिया, ये भी इसको बोल सकते हैं। दूसरा तीसरा ऑप्शन देखेंगे सी। इसमें देखिए दो अलग अलग तत्व के जो है एक साथ जुड़कर एक यौगिक जल बना रहा है। क्या बना रहा है? एक यौगिक जल बना रहा है। तो ये जुड़ा है, तो जुड़कर जो बना रहा है इसको बोलेंगे संयोजन अभिक्रिया। क्या बोलेंगे? संयोजन अभिक्रिया। क्या बोलेंगे इसको? संयोजन अभिक्रिया। ऑप्शन डी देखेंगे, लोहा कॉपर सल्फेट के विलयन से कॉपर को क्या करा? विस्थापित कर रहा है। यानी कि इससे स्पष्ट ये भी हो रहा है कि लोहा कॉपर की तुलना में अधिक अभिक्रियाशील है। और ये अभिक्रिया क्या कहलाती है? विस्थापन अभिक्रिया। क्या कहलाती है? विस्थापन अभिक्रिया। और ये एक प्रकार का एकल विस्थापन अभिक्रिया भी है, क्योंकि इसमें एक ही तत्व का विस्थापित हो रही है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे। एक कार में पीछे देखने वाले दर्पण के रूप में उपयोग किए जाने वाले उत्तल दर्पण, क्या कह रहा है? उत्तल दर्पण की वक्रता त्रिज्या 4 मीटर है। कितनी है? 4 मीटर है। एक बस दर्पण के 6 मीटर सामने स्थित है। निर्मित प्रतिबिंब की स्थिति और प्रकृति क्या होगी? तो ध्यान दीजिएंगे कि एक दर्पण की बात की जा रही है। कौन से दर्पण? उत्तल दर्पण। उसकी पहले हम लोग लिख लेंगे क्या दिया गया, क्या क्या जो देखेंगे। तो उसकी त्रिज्या दिया गया। त्रिज्या यानी कि कैपिटल आर कितना दिया गया है? 4 मीटर। और ये कौन से दर्पण? उत्तल दर्पण की कर रही है। तो उत्तल दर्पण में इसकी त्रिज्या दाएं साइड लेते हैं तो ये प्लस हो जाएगी। दूसरा कह रहा है कि दर्पण के सामने 6 मीटर पे एक क्या रखी है? बस है। यानी कि वस्तु, यानी कि कह सकते हैं वस्तु रखी है। तो u बराबर, यानी कि वस्तु दूरी को हम लोग u से लिखते हैं। u कितना हो जाएगा? -6 मीटर। कितना हो जाएगा? -6 मीटर। और अभी देखिए हम लोग को निकालना है प्रतिबिंब की स्थिति और प्रकृति। प्रतिबिंब की स्थिति हम लोग किससे सूचित करते हैं? प्रतिबिंब को v से। v बराबर भाग। तो हम लोग दर्पण सूत्र पढ़े हैं। क्या होता है दर्पण सूत्र? 1/f = 1/v + 1/a।
u होती है। अब देखिए u दिया है, v का मान निकालना है, f का मान नहीं है। f का मान हम लोग यहाँ से निकालेंगे वक्रता त्रिज्या से। वक्रता त्रिज्या की आधी होती है फोकस दूरी, यानी कि f बराबर हो जाएगी कितना, 2 मीटर, यानी कि फोकस दूरी बराबर होता है, कह सकते हैं r/2। जितना फोकस दूरी है उसका आधा हो जाएगा क्या, वक्रता त्रिज्या का आधी हो जाएगी फोकस दूरी। अब यहाँ मान रखने से पहले एक बार देख ले, इसका मान पूछा v का, तो v को इधर आने देते हैं, इसको उधर ले जाएंगे, बराबर कुछ रखते, क्या हो जाएगी 1/v इक्वल टू 1/f माइनस 1/u, u इधर लेके चले गए, ये माइनस में हो गया। अब इसका क्या करेंगे, वैल्यू रखेंगे, 1/2 माइनस 1/6। माइनस में क्यों लेंगे, ये प्रतिबिंब वस्तु दूरी क्या होती है, माइनस में होती है, तो ये माइनस ले लो, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं, यहाँ पर साइड में बनाते हैं। अब सोल्यूशन करेंगे, 1/v इक्वल टू लिखेंगे 1/2 माइनस माइनस गुना होगा प्लस हो गया 1/6, दोनों के एलसीएम लेंगे 6 हो गया। अभी 2 से डिवाइड 6 में करेंगे 3 से, तो 3 मल्टीपल 1 3 हो गया, प्लस 6 से डिवाइड 6 में 1 होगा, 1 मल्टीपल 1 यानी कि 8 इक्वल टू कितना हो गया 4/6, ये आगे 1/v, तो v बराबर कितना हो जाएगा 6/4, यानी कि v इक्वल टू लिखेंगे हम लोग, भाग देंगे तो आ जाएगा 1.5 मीटर। ये प्लस में दिखा रहा है, यानी कि कह सकते हैं प्रतिबिंब दूरी कितनी हो गई 1.5 मीटर, और ये प्लस दर्शा रहा है कि ये प्रतिबिंब जो है दर्पण के किस साइड बन रही है, दाएं साइड बन रही है। तो हम लोग बोलेंगे क्या, दाएं साइड, यानी कि दर्पण के पीछे। तो आंसर देखेंगे इसमें क्या हो जाएगा, आंसर सी हो जाएगी, यहाँ प्रतिबिंब दर्पण के पीछे 1.5 मीटर पे बन रहा है। कहाँ बन रहा है, 1.5 मीटर पे। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन एक जटिल अस्थायी ऊतक है जो पौधों में पानी के परिवहन के लिए जिम्मेदार है। नहीं कह रहा है कौन जटिल अस्थायी ऊतक है जो पौधों में पानी परिवहन के लिए जिम्मेवार है, यानी पानी का परिवहन में भाग लेता है। तो आंसर हो जाएगा सी, क्या हो जाएगा जाइलम। जाइलम जो है एक प्रकार का जटिल अस्थायी ऊतक है, जिससे क्या होती है, ये पानी का परिवहन जड़ों के माध्यम से मिट्टी से जो है पानी और खनिज लवण, पानी और खनिज लवण का क्या करता है, परिवहन करता है। पानी और खनिज लवण का ये परिवहन करता है। ये इसमें जो है एक दिशा होती है, यानी कि नीचे से ऊपर की ओर, किधर होती है, नीचे से ऊपर की ओर होती है। और जाइलम जो मुख्य रूप से 4 प्रकार के कोशिकाओं से बनी रहती है। कितने प्रकार के, 4 प्रकार के कोशिकाओं से बनी रहती है। थोड़ा फ्लोएम के बारे में देखेंगे, तो फ्लोएम जो है इससे क्या होती है, वह खाद्य पदार्थों का परिवहन होता है। क्या होती है, खाद्य पदार्थ, खाद्य पदार्थ का इससे क्या होती है, परिवहन होती है, किससे, फ्लोएम से। ये द्विदिशीय होती है, यानी कि नीचे से ऊपर से नीचे की भी ओर होती है। ये द्विदिशीय होती है, ये रखने का बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे, 4, यदि 9 ग्राम पानी में 1 ग्राम हाइड्रोजन, 8 ग्राम ऑक्सीजन है, तो 36 ग्राम पानी में होगा। यानी कि यहाँ बोला जा रहा है क्या, कि 9 ग्राम पानी है, यानी कि H2O कितना है, 9 ग्राम, ठीक है, कितना है, 9 ग्राम।
अब कह रहा है इसमें जो है हाइड्रोजन जो है कितना है 1 ग्राम और ऑक्सीजन जो है वो कितना है 8 ग्राम। टोटल ये हो गया 9 ग्राम। टोटल ये हो गया 9 ग्राम। अभी इसी में किनको ऐड हो गया ये पानी में और हाइड्रोजन और ऑक्सीजन ऐड है। अब कह रहा है यदि पानी जो कुल मात्रा है वो कितना हो गया है 36। कितना हो गया अब पानी 36 ग्राम हो गया है। पानी अब 36 ग्राम हो गया है। अब तुलना देखिए पहले वाला पानी से करते हैं ये इसके तुलना में ये जो है कितनी गुनी हो गई है 4 गुना हो गया। कितना गुना हो गया 4 गुना। तो उसी प्रकार से अब जो हाइड्रोजन होगा और जो ऑक्सीजन होगा वो पहले की तुलना में भी कितना हो जाएगा 4 गुना, क्योंकि इसका जो अनुपात होगा उसी अनुपात में ये बढ़ेगा। पहले हाइड्रोजन था 1, अब हो जाएगा 4 गुना, यानी कि 4 हो गया। ऑक्सीजन पहले था 8, अभी हो जाएगा 4 गुना, तो ये हो जाएगा 8 छको 32 ग्राम। दोनों क्या हो जाएगा ग्राम में, तो इसके हिसाब से आंसर मिलाएंगे तो क्या हो जाएगा आंसर बिहार 4 ग्राम हाइड्रोजन और 32 ग्राम ऑक्सीजन। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे। वह प्रक्रिया जिसमें जीवित जीव का शरीर 2 बिल्कुल समान हिस्सों में विभाजित हो जाता है उसे क्या कहते हैं? उसे हम लोग बोलते हैं द्विविभाजन। द्विविभाजन ही मुख्य रूप से कह सकते हैं। इसका एक उदाहरण ले लेंगे तो अमीबा हो जाएगा। ये किस प्रकार का जनक है जन्म प्रक्रिया है लैंगिक। इस प्रकार का अलैंगिक जन्म प्रक्रिया है, अलैंगिक जनक है। दूसरा ऑप्शन मुकुलन। मुकुलन भी इसी प्रकार में आती है। इसका जो होगा एक उदाहरण देखेंगे तो मुकुलन में मुख्य रूप से हाइड्रा हो गया। हाइड्रा जो है मुकुलन के माध्यम से जन्म करता है। बहुविभाजन यदि कोई लेंस वास्तविक और उल्टा प्रतिबिंब बनाता है तो प्रतिबिंब की ऊंचाई h डैश को सामान्यता के रूप में लिया जाता है। तो देखिए प्रतिबिंब कैसा बोल रहा है उल्टा और वास्तविक, किसमें लेंस में। अब यहाँ पे कौन सा लेंस की बात नहीं किया गया, चलो ठीक है कोई दिक्कत नहीं। हम लोग देखेंगे सामान्यतः प्रतिबिंब जो होती है उल्टा जो होती है वो अक्ष के क्या होते हैं नीचे की। ये अगर किसी लेंस का ये मुख्य अक्ष हो गया तो मुख्य अक्ष के जो है प्रतिबिंब वह नीचे बनेगा। ये नीचे बनेगा तभी वो उल्टा होगी वस्तु, क्योंकि वस्तु जो है ऊपर की ओर हम लोग रखते हैं तो ये वस्तु ऊपर की ओर रख दी है तो प्रतिबिंब इसका नीचे की ओर बन गया, तो ये उल्टा वास्तविक प्रतिबिंब बन गया। तो ये हम भी लोग जो है जब भी जो है चिन्ह परिपाटी से देखेंगे तो नीचे की ओर जो भी मान होता है वो हम लोग ऋणात्मक लेते हैं। क्या होता है चिन्ह परिवर्तन ऋणात्मक होता है, इसका आंसर हो जाएगा ऋणात्मक। सी आंसर हो जाएगा ऋणात्मक, क्योंकि ये आज के नीचे है। नेक्स्ट प्रश्न। जब किसी वस्तु का गुरुत्वाकर्षण बल के अधीन गतिमान और लंबवत ऊपर की ओर फेंकी गई वस्तु पर गति के समीकरण लागू करते हैं तो त्वरण को के रूप में लिया जाता है, यानी कि त्वरण को जो है किस रूप में लिया जाता है। देखिए त्वरण ए एक्सेलरेशन ए इसको करा किस रूप में लिया जाता है, कैसे फेंका जा रहा है तो गुरुत्वाकर्षण बल के विपरीत, यानी गुरुत्वाकर्षण बल जो है नीचे की ओर लग रही है तो वस्तु को क्या हो रहा है ऊपर की ओर फेंकी जा रही है। क्या हो रही है वस्तु को ऊपर की ओर फेंकी जा रही है। तो ये क्या करेगा ये अपने गति का विरोध करेगा। इसकी जो प्रारंभिक गति होगी u उसका क्या करेगा ये विरोध करेगा, क्योंकि गुरुत्वाकर्षण बल नीचे की ओर लग रही है ऊपर की ओर भी, तो इसकी गति धीरे धीरे क्या होगी धीमी होगी।
अर्थात हम लोग बोलेंगे त्वरण जो होगा, यानी त्वरण जो होती है क्या होते हैं, वेग में परिवर्तन की दर होती है v माइनस u बटा t होती है क्या, त्वरण। त्वरण a इक्वल टू होता है वेग में परिवर्तन की दर, त्वरण कहलाती है। तो त्वरण, इसमें वेग में परिवर्तन क्या हो रही है, कमी आ रही है, क्या हो रही है, कमी आ रही है। इसका त्वरण क्या हो जाएगा, निगेटिव मान आएगा, त्वरण का मान क्या हो जाएगा, निगेटिव। तो हम लोग बोलेंगे इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऋणात्मक, ए ऋणात्मक, क्योंकि यह प्रारंभिक गति का विरोध करता है। नेक्स्ट प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन प्रकाश संश्लेषण में रेगिस्तानी पौधों के अनुकूल को सही ढंग से समझाता है। नहीं कह रहा है कि रेगिस्तानी पौधे यानी कि मरुस्थलीय या मरुस्थल में उगने वाले पौधे में प्रकाश संश्लेषण जो है किस प्रकार से होती है, उसको व्याख्या बताया गया है, पूछ रही है। तो इसका आंसर हो जाएगा बी, कार्बन डाइऑक्साइड का अवशोषण रात में होती है और कार्बोहाइड्रेट का संश्लेषण दिन में होता है। अगर दिन में प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया होगी तो जल का अवशोषण ज्यादा खपत हो गया, ये प्रक्रिया इस प्रकार से होगी। नेक्स्ट प्रश्न 9 नंबर, एक ध्वनि तरंग की तरंगदैर्घ्य क्या होगी, यानी तरंगदैर्घ्य इसमें पूछा जा रहा है, क्या पूछा जा रहा है, तरंगदैर्घ्य, जिसकी आवृत्ति 220 हर्ट्ज और दिए गए माध्यम में गति कितनी है, 440 मीटर। चलिए सभी चीज को हम लोग पहले नोट डाउन करेंगे। तरंगदैर्घ्य पूछ रहा है, तरंगदैर्घ्य को हम लोग लैम्डा से सूचित करते हैं, लैम्डा बराबर वी वाट हो गया। अब दिया गया क्या, आवृत्ति, फ्रीक्वेंसी हो गया, आवृत्ति एफ बराबर हो जाएगा कितना, 220 हर्ट्ज। आवृत्ति का मात्रक हर्ट्ज होता है तो इस जेड से सूचित करते हैं। और गति यानी कि वेग दिया गया v बराबर 440 मीटर प्रति सेकंड। तो फ्रीक्वेंसी इसका फॉर्मूला देखेंगे, फॉर्मूला है वेग यानी v बराबर आवृत्ति गुने लैम्डा यानी कि एफ लैम्डा। तो हम लोग को पूछा लैम्डा, लैम्डा को इधर रहने देंगे तो ये एफ जाएगा, इधर क्या होगा बटा में, यानी कि लिखेंगे लैम्डा बराबर वी बटा एफ हो जाएगी, क्या हो जाएगा, एफ हो जाएगा। अब मान रख देंगे तो वी का मान हो जाएगा 440 बटा 220, ये कट गया कितने बार में, 2 बार में, यानी कि लैम्डा बराबर कितना आ गया, 2। लैम्डा बराबर कितना हो गया, 2 हो गया। दो मीटर, इसका आंसर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे 10 नंबर, उपमा को युग्मित करने के लिए एक शब्द चुने, क्या दिया है, केंद्रक, सुकेंद्री कोशिका। केंद्रक जो सुकेंद्री कोशिका संबंधित है, उसी प्रकार से केंद्रकाप जो है किससे संबंधित है, तो ये केंद्रक जो होती है कोशिका झिल्ली युक्त होती है, अनुवांशिक पदार्थ में पाया जाता है, तो ये यूकेरियोटिक कोशिका का ये गुण है। उसी तरह केंद्रकाप में कोशिका झिल्ली युक्त नहीं होती है और अनुवांशिक पदार्थ भी इसका अपना नहीं हो, इस प्रकार का जो गुण है प्रोकैरियोटिक कोशिका में पाया जाता है। आंसर इसका हो जाएगा डी। नेक्स्ट प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सही ढंग से बताता है कि टूथपेस्ट की प्रकृति क्षारीय है, क्या पूछ रहा है, टूथपेस्ट की प्रकृति क्षारीय क्यों होता है, तो ध्यान दीजिएगा, इसका आंसर हो जाएगा बी, भोजन करने के बाद मुंह में बनने वाले अम्ल को निष्क्रिय करने के लिए। ओके, हम लोग भोजन करते हैं तो कुछ अंश मुंह में दांतों में फंसे रह जाते हैं, तो दांतों में क्या होते हैं, बैक्टीरिया उसको सड़ने क्रिया करके वो सड़ने लगते हैं, जिससे मुंह के अम्लीयता बढ़ने लगती है, क्या होती है, अम्लीयता बढ़ने लगती है, अर्थात पीएच मान जो होता है इसका घटने लगता है, लेकिन पीएच मान कम होने, मुंह का पीएच मान
5 से कम नहीं होना चाहिए, यानी कि इससे कम जो है न हो रहे, यानी कितना पीएच मान होना चाहिए। अगर इससे पीएच मान घटता है तो दांत के ऊपर प्रभाव या दांत खराब होने का खतरा बन जाता है। तो इसी चीज को उदासीन करने के लिए पेस्ट जो की प्रकृति जो है क्या बनाएगी, क्षारीय बनाएगी, यानी कि अम्ल जो है, अम्ल प्लस क्षार अभिक्रिया करता है तो क्या बनता है, उदासीन। तो वही चीज को पूछा गया था। आंसर इसका हो जाएगा बी। नेक्स्ट प्रश्न, भले ही लोग विभिन्न प्रकार के भोजन खाते हैं फिर भी वे हानिकारक रासायनिक अवशेषों को अवशोषित कर सकते हैं। ऐसा इसलिए है क्योंकि, यानी कि हम लोग विभिन्न प्रकार के भोजन खाते हैं, प्रतिदिन रोजाना अलग अलग प्रकार के व्यंजन को ग्रहण करते हैं, तो हानिकारक पदार्थ कुछ अवशेष जो होते हैं उसके वो अवशोषित हो जाते हैं हमारे भोजन के द्वारा। इसका आंसर हो जाएगा बिहार बी। जैव प्रवर्धन के माध्यम से रसायन जो है भोजन में बना रहता है, क्या होता है, रसायन बने रहते हैं और उसमें जमा रहते हैं, हम इसे अवशोषित भोजन के माध्यम से करते हैं। नेक्स्ट प्रश्न में, कौन सा संयोजी ऊतक बाहरी कान, नाक की नोक और लंबी अस्थियों के सिरों का ढांचा बनाता है। यानी कि देखिए कान, नाक जो इनकी हड्डियां होती है वह मुलायम होती है, क्या होती है, मुलायम होती है। ये इस प्रकार की जो हड्डी होती है उसको उपास्थि बोलते हैं। ये प्रकार का क्या है, संयोजी कंकाली संयोजी ऊतक। कंकाली संयोजी ऊतक है, क्या है, कंकाली संयोजी ऊतक है। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सी स्थिति शून्य त्वरण को दर्शाती है। यानी कि त्वरण, शून्य त्वरण को, यानी कि ए जो है 0 को बराबर दर्शा रही है। तो त्वरण में देखेंगे, पहले त्वरण बराबर फॉर्मूला पढ़े हम लोग कि माइनस यू बटा टी, यानी कि वेग में परिवर्तन की दर। अब वेग जो होता है, वेग के लिए हम लोग दो राशि पढ़ते हैं। एक तो होती वेग वेलोसिटी भी, इसमें एक तो परिमाण होनी चाहिए और दिशा। लेकिन यहाँ क्या कर रही है कि प्रश्न में बोल रहा है कि स्थिति शून्य त्वरण को दर्शाती है, यानी कि कौन सी स्थिति शून्य त्वरण को दर्शाती है। ऑप्शन देखेंगे, एक सीधी सड़क पर स्थिर गति से चलती कार। अब एक सीधी सड़क है, इस पे स्थिर गति से, यानी कि उसका जो है गति में कोई परिवर्तित नहीं हो रहा है, कार इस प्रकार से चल रही है, यानी कि दिशा में कोई परिवर्तन नहीं हो रहा है और न ही इसका गति में कोई परिवर्तन हो रहा है, यानी कि गति भी समान है और दिशा भी बिल्कुल नहीं बदल रही। इसका त्वरण क्या हो जाएगा, शून्य दर्शाएगा, यानी कि आंसर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। एक सीधी सड़क पे स्थिर गति से चलती कार। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे, सीमित कीटनाशक उपयोग के बावजूद जैविक अवर्धन स्वास्थ्य के लिए जोखिम क्यों है। यानी कह रहा है कि सीमित मात्रा में भी अगर कीटनाशक जैव अवर्धन के लिए जो हम लोग उपयोग कर जाते हैं वह स्वास्थ्य के लिए हानिकारक क्यों है, खतरा क्यों है वो बताया जा रहा है। तो कैसे ये चले जाते हैं इसके बारे में पूछा, तो ये इसका आंसर हो जाएगा बी, गैर जैव निम्नकरणीय पदार्थ, यानी कि वे कीटनाशक जो गैर जैव निम्नकरणीय है वो कीटनाशक उत्तरोत्तर पोषक स्तरों में क्या होते हैं, जमा रहते हैं और आगे बढ़ते चले जाते हैं। आंसर इसका हो जाएगा बी। नेक्स्ट प्रश्न, कौन सी गणना कैल्शियम क्लोराइड के सूत्र इकाई द्रव्यमान को सही ढंग से निर्धारित करती है। तो कैल्शियम क्लोराइड के देखेंगे, पहले इसका द्रव्यमान को हम निकालेंगे, कैल्शियम ClCl2। इसका, इसमें कौन कौन से यौगिक तत्व शामिल है, एक कैल्शियम है जिसका एक परमाणु यानी कि एक अणु परमाणु है। क्लोरीन जो है कितने से, दो से मिलकर बना है। तो देखेंगे इन लोगों का द्रव्यमान, कैल्शियम Ca इसका परमाणु संख्या 20
और परमाणु द्रव्यमान कितना होता है 40, यानी कि इसका परमाणु द्रव्यमान 40 हो गया। और क्लोरीन का देखेंगे Cl कितने होता है, परमाणु संख्या 17 और परमाणु द्रव्यमान 35.5, इसका हो गया 35.5। अब ध्यान दीजिएगा कैल्शियम कितना बोला है 1 और क्लोरीन का 2, यानी कि हम लोग लिखा लेंगे इसका द्रव्यमान। तो कैल्शियम का लिखेंगे Ca1 गुने 40 इक्वल टू क्या हो जाएगा 40, और क्लोरीन का देखेंगे Cl 2 गुने 35.5, तो ये हो जाएगा कितना 35 दूनी 70 और 71 हो जाएगा, कितना हो गया 71। तो हम लोग ये दोनों का पूछा गया था, तो देखिए दोनों का योग करके यहाँ ऑप्शन दिया गया, ऑप्शन देखेंगे तो योग करके दिया गया है डी ऑप्शन में, तो यहाँ ये दोनों जोड़ देंगे 40 + 71 इक्वल टू कितना हो जाएगा 111, कितना हो जाएगा 111 न्यूटन, आंसर हो जाएगा इसका डी, यानी कि कैल्शियम परमाणु का द्रव्यमान प्लस 2 गुने क्लोरीन परमाणु का द्रव्यमान 40 + 71 इक्वल टू 111। नेक्स्ट प्रश्न है, यदि किसी वस्तु का विस्थापन 0 है तब भी जब उस पर बल लगाया जाता है तो उस वस्तु पर किया गया कार्य क्या होगा, यानी कि एक वस्तु का विस्थापन, इस विस्थापन को इससे डिनोट करते हैं 0 दिया गया है, इस पर क्या किया गया है फोर्स को अप्लाई किया जा रहा है, यानी फोर्स लगाया जा रहा है, कितना लगाया गया वो बताया नहीं गया, तो उस समय कह रहा है इसका जो कार्य होगा वो क्या होगा। तो देखिए कार्य बराबर पढ़े फॉर्मूला W बराबर F होता है, F बल हो गया, S विस्थापन, W कार्य, तो ये यहाँ से अगर देखिए मान रखेंगे F गुने विस्थापन का मान 0, ये कोई भी संख्या के साथ 0 से मल्टीपल करते हैं तो उसका मान क्या होता है 0 है, यानी कि कार्य क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, यानी कि आंसर ए। कार्य का मात्रक जूल होता है याद रखिएगा, और बल का मात्रक न्यूटन, इनसे सूचित करते हैं कार्य का मात्रक जूल, इसको जे से सूचित करते हैं। नेक्स्ट प्रश्न देखें, विस्थापन दूरी के समान होता है तो विस्थापन का मात्रक मीटर हो जाती है, विस्थापन का मात्रक इसका मीटर होता है। उदाहरण नंबर, एक मिश्र धातु की प्रतिरोधकता आमतौर पर उसके घटक धातुओं की तुलना अधिक होती है और यह गुण मिश्र धातुओं को डॉट डॉट के लिए उपयुक्त बनाता है, यानी कि कह रहा है एक मिश्र धातु की प्रतिरोधकता होती है आमतौर उसके मूल जो घटक होते हैं उससे अधिक होती है, तो इसका सही व्याख्या कौन सी है, आंसर ए हो जाएगा हीटिंग तत्व, या इसको बोल सकते हैं तापन अवयव, उदाहरण के लिए नाइक्रोम हो जाएगा। और नाइक्रोम के ध्यान दिया, नाइक्रोम जो मिश्र धातु है वो किसका किसका है, नाइक्रोम मुख्य रूप से निकेल का हो गया, मैग्नीज हो गया, क्रोमियम हो गया और लोहा से मिलकर ये बना होता है निकेल। और ये कह रहा विद्युत बल्ब का फिलामेंट ये टंगस्टन का बना होता है। फ्यूज यानी सर्किट फ्यूज ये टिन और लेड का मिश्र धातु से बना होता है। कनेक्टिंग तार उदाहरण के लिए कॉपर और ट्रांसमिशन लाइन, आंसर इसका हो गया बी ए। नेक्स्ट प्रश्न, फसल की उपज बढ़ाने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कारक मदद करता है, यानी कि फसल की सबसे ज्यादा उपज बढ़ाने के लिए इन ऑप्शन कौन सा ऐसा उपाय करेंगे जिससे क्या होगा फसल जो है अधिक उपज होगी, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी गुणवत्ता वाले बीज, यानी कि अच्छे गुणवत्ता वाला बीज, सही ढंग से सिंचाई और सही समय से उर्वरक का इस्तेमाल और सुरक्षा, फसल की सुरक्षा निगरानी रखना जरूरी है, इससे क्या होगी फसल की उपज बढ़ेगी। नेक्स्ट प्रश्न, कंसर्ट हॉल में घुमावदार सतहों का उपयोग करने का प्राथमिक कारण क्या है, तो इसका मुख्य कारण है ध्वनि को समान रूप से वितरित होने के लिए, इसका आंसर हो जाएगा ए, क्या हो जाएगा
ध्वनि को समान रूप से परिवर्तित करने के लिए, ताकि अगर इस प्रकार से डिजाइन नहीं किया जाएगा तो ध्वनि क्या होगा, प्रतिध्वनि उत्पन्न हो जाएगा। इसीलिए छतों को क्या बनाया था, घुमावदार बनाया जाता है, ताकि ध्वनि जो है पूरे हॉल में समान रूप से वितरित हो सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो अच्छा लगा है तो अपने दोस्तों को शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।